हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम। वेलकम इन साइंस सिरा माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये है एनसीईआरटी के अंदर से। ठीक है ना, बस समझ में आ गया यार आप लोगों को। ये एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा है तो लगेगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है, शर्त है कि उसको अच्छा से पढ़ाया जाए। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं लेकर आया हूँ। चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ इज कॉल्ड। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके दिख रहे होंगे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम। ऐसे बता दूं मैं आपको कि लंग्स के अंदर व्हेन वी टेक ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स, व्हेन वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स, तो इसका मतलब हो गया कि लंग्स में जो भी ऑक्सीजन आते हैं या लंग्स से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं उसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, जैसे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बता दूं मैं, जो क्लास 10 के एनसीईआरटी में है, वो है ऑप्शन नंबर 4, जैसे मिला डी, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में बता दूं मैं आपको, द ऑक्सीजन या द गैसेस दैट ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, मीन्स सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय इस दोनों के बीच में कुछ गैपिंग होते हैं। उस गैपिंग में आवर लंग्स always receive a lot of gases that helps to rupture the alveoli। उसका क्या नाम होगा वॉल्यूम ऑफ एयर का? उस वॉल्यूम ऑफ एयर का नाम होगा रेसिडुअल वॉल्यूम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, द ओपनिंग इज गार्डेड बाई, मीन्स टू से दैट, बात यहाँ पे हो रही है कि अगर हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो हमारे विंड पाइप में ना जाकर हम लोगों के फूड पाइप में जाता है। समझ में आ रही बात ना? मीन्स व्हेन वी टेक फूड इट विल प्रिवेंटेड टू एंटर इनसाइड द विंड पाइप एंड इट गोज टू फाइनली द फूड पाइप। आखिर ऐसा क्या चीज़ है? तो हम लोग लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया है कि विंड पाइप के स्टार्टिंग को ग्लोटिस कहा जाता है और फूड पाइप की स्टार्टिंग को गलेट कहा जाता है। और विंड पाइप के स्टार्टिंग जो ग्लोटिस होते हैं उसको कवर करने वाले का पार्ट का नाम क्या है? एपी ग्लोटिस, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। सॉफ्ट प्लेट गलत है और हार्ड प्लेट भी गलत है, क्योंकि सॉफ्ट प्लेट हार्ड प्लेट तो हमको पढ़ना ही नहीं, क्लास 9 में 10 में है ही नहीं है। ये ग्लोटिस और एपिग्लोटिस, तो ग्लोटिस यहाँ पे मैं आपको ग्लोटिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दूं आपको। ग्लोटिस मीन्स इट्स अ स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द क्या भाई? ट्रैकिया। ट्रैकिया का स्टार्टिंग पार्ट को हम लोग ग्लोटिस बोलेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं विंड पाइप के स्टार्टिंग को हम लोग ग्लोटिस बोलेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। The lungs are enclosed by a double layered membrane which is called। यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे लंग्स को डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कवर करके रखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन का नाम प्ल्यूरा, दूसरा ऑप्शन का नाम ब्रोंकाई, तीसरा ऑप्शन का नाम पेरिकार्डियम। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको तीनों के बारे में बता दूं चूंकि बेसिक है। यहाँ पे प्ल्यूरा और प्ल्यूरल मेम्ब्रेन विच इज कवर द लंग्स, याद रहेगा आपको। लंग्स के मेम्ब्रेन मीन्स लंग्स को कवर करने वाले मेम्ब्रेन का नाम हमेशा क्या होगा माय डियर? उसका नाम होगा प्ल्यूरा या प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। पॉइंट नंबर बी, ब्रोंकाई। देखो इसको समझ लीजिए आपको। ब्रोंकाई मीन्स जो ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया दिख रहा है ना, ये ट्रैकिया जब ये डिवाइडेड होंगे 2 पार्ट में ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, ये भी गलत हो गया आंसर, है ना। और पॉइंट नंबर सी जो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से बात है। इसके बाद जो अगला टॉपिक जो हम आप लोगों के लेके आ रहा हूं मैं, उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करने वाला क्या है? उसका नाम है हार्ट। ठीक है, याद रहेगा आपका, उसका नाम हार्ट है। अब यहाँ पे बात हो रही है हार्ट को कवर करने वाले मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? पेरिकार्डियम। या माय डियर स्टूडेंट, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एक लंग्स जिसका कवर करने वाले मेम्ब्रेन का नाम प्ल्यूरा होगा, और हार्ट को कवर करने वाले मेम्ब्रेन का नाम क्या होंगे? पेरिकार्डियम। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। माय डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन तो कितने बार आया ये मुझे भी याद नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ये हमेशा और हमेशा और हमेशा और बार बार मैं बोलूंगा, बार बार आप याद कर लेना,
हमेशा वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये कभी भी ना तो मसल सेल्स के अंदर जा सकते हैं, ना तो मीन्स मसल सेल्स के अंदर मसल सेल्स के अंदर तो जाना है ना। यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा, सेल्स की बात ही नहीं हो रही है। ईस्ट इज ऑल्सो ए सिंगल सेलुलर सेल, मसल सेल्स भी सिंगल सेलुलर सेल्स होते हैं। ये दोनों को आप डिलीट ही कर दो, बी और डी को। अब बच गया बात माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप लोग जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया में तभी जाएगा जब पायरुवेट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे बात हो रहा है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू मींस पायरुवेट, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होंगे साइटोप्लाज्म में होंगे। याद रहेगा आप लोगों को इस प्रोसेस का नाम क्या होगा। इस प्रोसेस मींस कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट अगला सवाल, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने में कितना एटीपी रिलीज होता है। तो आपको मैं रिएक्शंस में बता दिया हूं, मैं वीडियोस में एक्सप्लेनेशन दे दिया हूं, मैं जाके आप अच्छा देखना, बहुत अच्छा वीडियो बना है वहां पे। यहाँ पर ऑप्शन होगा 38 एटीपी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बताइए कौन है जो सेम फंक्शंस करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे स्टोमाटा और वेन, चूंकि वेन ह्यूमन में होता है, स्टोमाटा प्लांट में होते हैं। ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर बी स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स, यही है वो ऑप्शन जो सेम होंगे। माय डियर स्टूडेंट, स्टोमाटा का काम भी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, ट्रांसपिरेशन करना, और जहां तक लेंटिसेल्स का काम है, ये भी काम है क्या करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना और जो है आपके ट्रांसपिरेशन करना। माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको सवाल होगा कि ये लेंटिसेल्स क्या है। पैरेन्काइमा के बारे में आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोटोड के बारे में और सेप्टिव के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। यहाँ पे बात हो रही है लेंटिसेल्स का। जब प्लांट के सारे लीफ खत्म हो जाते हैं या प्लांट्स में बहुत सारे ऑक्सीजन या गैसेस की आवश्यकता होती है ना, तब उस तरह से प्लांट में कुछ स्टेम होते हैं जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उस पोर्स से ही वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ट्रांसपिरेशन होता है। उस पोर को हमेशा और हमेशा लेंटिसेल्स बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एकदम माइंड ब्लोइंग है, लेंटिसेल्स याद रखना, क्योंकि लेंटिसेल्स वर्ड आया नहीं है कभी, तो अगर आया होगा तो दोबारा इसको देख लीजिए। लेंटिसेल्स एक ऐसा जगह है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आपको। जैसे आप अगर बात करेंगे ऑटम सीजन में, तो बहुत सारे पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, जैसे पीपल का पत्ता गिर जाते हैं, नीम के पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, बेल के पत्ते झड़ जाते हैं, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। अब हमको जहां तक पता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्लांट को जीवित रहने के लिए ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों करना है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि प्लांट में अगर लीफ नहीं है तो स्टोमाटा भी नहीं होगा, और स्टोमाटा नहीं होगा तो कैसे होगा, क्योंकि ऑटम में से सारे पत्ते झड़ जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है उस केस में, उस टाइम में जो लगभग 1 मंथ के होते हैं, उस टाइम में प्लांट जो है क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, इसी लेंटिसेल्स के द्वारा। समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे मैं आपको 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 35, 34, 35, 36। ये क्वेश्चन थोड़ा ग्राफ वाइज में है, तो पहले मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और किससे है, वो रेस्पिरेशन से। चलिए चलते हम लोग ग्राफ की तरफ। माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में एक लाइनिंग दिया हुआ है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइनिंग दिया रहा है। वर्टिकल लाइनिंग जो है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है, मीन्स, और जो 760 का है, और एक वर्टिकल लाइनिंग है उसमें दिखा रहा है एयर प्रेशर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो नीचे अगर बात करें 760 के नीचे की बात करेंगे तो वहाँ पे लिखा हो 755, और अगर ऊपर की बात करेंगे तो 762। तो बात समझ में आ गई बात आप लोगों को। यहाँ पे 65, 66 को समझ आते हैं। ऊपर की बात करेंगे तो एयर प्रेशर बढ़ा हुआ है, मीन्स एयर प्रेशर बढ़ा हुआ है, और नीचे की बात करेंगे तो एयर प्रेशर घटा हुआ है। एक बात को समझिए आप। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि जब आप सांस को लेते हो, एकदम प्रैक्टिकल समझना आप लोग, ठीक है ना। अगर आप सांस लेते हो तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है या घटता है, और सांस छोड़ते हो तब प्रेशर बढ़ता है या घटता है। ध्यान से देखना, अगर आप सांस को छोड़ते हो ना, जब सांस को आप रिलीज करते हो, मीन्स एक्सहेल करते हो, तो वहां पे एयर प्रेशर बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाता है, और जब सांस को लेते हो तो एयर प्रेशर जो है पूरी तरह से घटा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गई बात।
तो अगर ग्राफ को देखा जाए, अगर इस ग्राफ को देखा जाए, यहाँ पे P से लेके R तक मीन्स P, Q और R, तो Q में यहाँ पे क्लाइंबिंग गैपिंग दिया हुआ होगा Q to H, यहाँ पे जो है ये 760 से 762 तक है, जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है माय डियर। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब जब हम लंग्स, जैसे सपोज डेट अगर हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, सांस लो, सांस लेने के बाद आप उसको थोड़ा सा रोक दो तो देखो कि आपको लंग्स पे बहुत ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब एक बोझ के जैसा लगेगा, एक मतलब बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्शंस लगेगा कि जैसे ही भी हम लोग ऑक्सीजन को निकाल दे। लेकिन जब आप सांस को छोड़ते हो ना, छोड़ने के बाद आपको रिलैक्स फीलिंग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? देखो, सांस को लेकर रोकना और सांस को छोड़कर रोकना, दोनों में आपको अंतर मिलेगा। सांस लेकर अगर आप रोक लेते हो तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, और सांस छोड़ के रोकते हो तो आपका प्रेशर बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनहेलेशन में प्रेशर डाउन हो रहा है और एक्सहेलेशन में प्रेशर बढ़ रहा है। तो आपको जो ग्राफ में जो ऊपर की ओर दिख रहा है ना, वहां प्रेशर बढ़ रहा है, मीन्स एक्सहेलेशन होना, कहां से, P से लेकर R तक। और बात करेंगे कि अगर हम सांस को छोड़ रहे हैं तो वो पॉइंट होगा RST। समझ में आ गई बात नहीं यहाँ पे? अब यहाँ पर ऑप्शन दिखा हुआ, अब मैं आपको इतना बात समझा दिया हूँ मैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बोला कि इसमें बताइए इनहेल किस में कर रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट आपको तो सिंपल आ गया बात कि सांस छोड़ने के बाद। इसको मतलब ये फिगर से मत समझो, आप अपने लाइफ से समझो, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ से समझते हो ना तो कोई भी क्वेश्चन को समझना आसान है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं माय डियर, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी मीन्स ही होता है लाइफ। तो माय डियर स्टूडेंट बात तो समझ में आ गई, बात होगी ना कि R से T तक जो है इनहेल हो रहा है। अब चूंकि एक्सेलेशन का क्वेश्चन तो दिया नहीं है, अगर मान लो दे दिया जाए तो क्या करेंगे माय डियर, तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि P to R जो होगा एक्सेलेशन होगा और R से T क्या होगा, इनहेलेशन होंगे। समझ में आ रहा बात? क्योंकि इनहेलेशन में लंग्स प्रेशर कम होता है और एक्सेलेशन में लंग्स प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको बार बार छोड़ने की आवश्यकता होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि Q पे क्या होगा, Q पे क्या होगा, तो बोला कि रिब केज और डायफ्राम, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, एक साइड में रिब केज है, फिर यहाँ पे डायग्राम में से डायफ्राम दिख रहा है। डायफ्राम समझ रहे ना, ये एक बॉन्डिंग मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे रिब कैविटी या बोले तो थोरेसिस कैविटी और नीचे में एब्डोमिनल कैविटी दोनों को क्या करता है, ये बांटता है, डिवाइड करता है। ठीक है ना, डायफ्राम किससे अटैच होता है, आपकी रिब के से अटैच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा है, ABCD। ऑप्शन डाउनवर्ड है, फ्लैट एंड है, डाउनवर्ड है, डोम शेप है, अपवर्ड है, फ्लैट एंड है, और अपवर्ड है, डोम शेप है। एक बात को समझिएगा, मैंने आपको क्या बोला था Q पे, मैंने PQR पे क्या बोला था मैंने, आप सांस को क्या करोगे, छोड़ोगे। आप सांस को छोड़ोगे, ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान रखना, इधर उधर नहीं देखना। मैंने क्या बोला, आप सांस छोड़ोगे, सांस छोड़ के एक बार देखो, सांस को आप छोड़ के देखो। जब आप सांस छोड़ोगे ना तो आपका लंग्स जो होगा वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। ठीक है ना, आपका लंग्स क्या होगा, सिकुड़ेगा, लंग्स पे प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे बात ना? और आपका कैसे होगा, तो डायफ्राम जो होगा ना वो क्या होगा, अंदर क्यों घुसेगा। समझ, डायफ्राम अंदर क्यों घुसेगा और आपका रिब केज जो होगा वो दबेगा। मीन्स ये डायफ्राम ऊपर आएगा और रिब केज अंदर क्यों दबेगा। समझ में आ रहा बात, पॉइंट समझ रहे बात ना? जब अंदर क्यों जाएगा तो वो डोम शेप का होगा। ठीक है, वो डोम शेप का होगा, और जब रिब केज है ना कहा जाएगा, अंदर के में डाउनवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है बाबू, बी दिख रहा है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड। मीन्स टू से दैट P से T क्या हो रहा है और H से Q में क्या हो रहा है। मीन्स P से T की बात कर लेते हैं ना हम लोग कि P से लेकर T तक में क्या हो रहा है, और Q से लेकर मीन्स H से Q तक में क्या हो रहा है। H Q तो आप जान ही रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले क्वेश्चंस पढ़ के समझा देता हूँ मैं आपको। The shape of curve above will change when the person is doing heavy or vigorous exercise। तो my dear student यहाँ पे P से लेकर T तक क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, इसका एक एयर प्रेशर है, वो सांस को ले रहा होगा और सांस को चेक, क्योंकि जल्दी जल्दी क्या हो रहा होगा, जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा छोड़ रहा, सांस ले रहा छोड़ रहा, सांस ले रहा छोड़ रहा। तो यहाँ पे बोल रहा है P से T में क्या होगा और H से Q में क्या होगा। देखिए जब सांस जल्दी जल्दी जब लिया जाएगा ना, सांस जल्दी जल्दी, ये जो गैपिंग दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा 67-60 जो लंबा होगा ना, ये क्या हो, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अभी आप जैसे बैठ के आप पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे आप बहुत आराम से बहुत आसानी के साथ पढ़ रहे, समझ रहे बात ना।
यहाँ पे बहुत आराम और बहुत आसानी के साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं। आपको तो अभी तक पता भी नहीं होगा आप सांस भी ले रहे हो, लेकिन अब मैं बोला तो आपको शायद ध्यान होगा कि आप सांस भी ले रहे हो। बस समझ में आ रही बात ना। मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे किस बात की, मैं बात करने जा रहा हूँ, आप सांस ले रहे हो और जल्दी जल्दी ले रहे हो ना, तो ये जो ड्यूरेशन होगा ना, जो टाइमिंग पी से लेकर टी तक का जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। ठीक है ना, एक बात डिक्रीज हो गया। अब दूसरी बात करें एच से क्यू, तो एच से क्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा बात, मतलब कि पी से लेकर टी तक कमेगा और एच से क्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और अगर उधर बात करें एस जहाँ पे है ना, उसके नीचे जो है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is इनकरेक्ट कंपैरिजन, इसमें से कौन सा गलत है। देखो गलत है मतलब कि फोटोसिंथेसिस में सॉरी एरोबिक और एनारोबिक में दो चीज ऐसे हैं जो यहाँ पे गलत माना जा रहा है। तो आप गलत को देख लो। आप पहला ऑप्शन है कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मीन्स कंजप्शन ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन कौन ज्यादा ले रहा है कौन ज्यादा मीन्स नहीं ले रहा है। दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन मीन्स कौन ज्यादा ऑक्सीजन मीन्स एनर्जी को सॉरी नॉट ऑक्सीजन एनर्जी को कौन ज्यादा क्या कर रहा है भाई, एफिशिएंसी वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट जो है ग्लूकोज के प्रोडक्शंस का, और चौथा नंबर पॉइंट है प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन का। ये चार पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से आप जैसा आप पढ़ रहे हो आप कि कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक जो है ऑक्सीजन चाहिए और एनारोबिक ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर सी की बात करेंगे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन क्या होगा, पूरी तरह से जो है एरोबिक में पूरी तरह से ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, जबकि इनकम्प्लीट होगा किसमें, एनारोबिक में। अब बात कर लेते हैं डी का। तो यहाँ पे बोला गया प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर एरोबिक की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं और ढेर सारे एटीपी रिलीज होते हैं, ढेर सारा मैंने बोला ध्यान रखना। और जब बात करते हैं हम लोग एनारोबिकल तो कभी कभी वो लैक्टिक एसिड होता है मसल्स में, कभी कभी वो इथेनॉल होता है और एनर्जी केवल दो ही एटीपी रिलीज होते हैं। तो सिंपल बात बी नंबर आंसर सही होगी, क्योंकि बी नंबर में क्या बोल रहा है, एरोबिक में एनर्जी जो है कम रिलीज होगा और एनारोबिक में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, कंपैरिजन है। पिछला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्या था, एरोबिक और एनारोबिक में कंपैरिजन था, उसके अकॉर्डिंग में कौन सा गलत है। यहाँ पे बात हो रही है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कौन सा बात गलत है। अगर मैं डायरेक्टली ओरली समझा दूं तो टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म देख लेना आप लोग। पहला पॉइंट है लोकेशन मींस लोकेशन, तो ये दोनों सही है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल जो है गलत नहीं है, ये बात एकदम 100% सही है। लेकिन टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं तो कैटाबॉलिज्म जो होते हैं ना, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होते हैं और एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज होते हैं। याद रहेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे एक। तो ये है कंफ्यूजन, मतलब ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। अब आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर पॉइंट ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, जबकि रेस्पिरेशन जो है कंज्यूम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन जो है आपका जो रेस्पिरेशन जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो 1 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ये तीनों ऑप्शन सही है। मुझे खोजना है इनकरेक्ट, तो आपका 3 नंबर, आपका 2 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये चारों ऑप्शन जो गलत है, जिसके बिना पे ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ फिगर है मीन्स रेस्पिरेशन का, और ये फिगर मैंने आपको बनाने के लिए कहा था। जब मैं आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो दिया हूँ मैं, तो वहाँ पे ये सारे फिगर को आप लोग बना लेना है। इसलिए क्योंकि फिगर अगर बनाए भी रहेंगे तो आपको पता होगा कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन है। क्योंकि अगला क्वेश्चन शायद ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है भाई, ये क्वेश्चन आपको फिगर के पॉइंट मतलब कि उसमें जो पॉइंट आउट करना है, आपको लेबलिंग करना है, उस लेबलिंग के बेस पे ये सारे क्वेश्चन है। चलते 39 मिस अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे PQRST के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, P जो है इसका नाम फेरिंक्स है, Q जो है ये ट्रैकिया है, R है आपका एल्वियोली, S है डायफ्राम और T हो गया रिब केज में। फिर से रिपीट कर दूं, P जो है वो फेरिंक्स है, Q जो है ट्रैकिया है, R जो है एल्वियोली है,
एस जो है ये डोम शेप का डायफ्राम, जैसे डोम शेप आपको डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, और टी जो है ये आपका रिब है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, मीन्स 1 2 3 4 5, जैसा 5 यहाँ पे आर क्यू है, उसके बारे में आपको समझा दूं, ठीक है। चलिए 1 नंबर की बात कर लो। आर द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज, मीन्स यही वो जगह जहाँ पे एक्सचेंज गैसेस होते हैं। तो सिंपल बात है, मैंने वीडियो में बता रखा है कि वो जगह है एल्वियोली। तो यहाँ पे एल्वियोली, आर मीन्स एल्वियोली होगा। पी की बात कर लेते हैं, मीन्स क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 की बात करिए, द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तो आपको जस्ट मैंने अब आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फेरिंग्स वो जगह है जहाँ पे दोनों चीज कॉमनली ओपन होते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 का, इज प्रोवाइडेड विद इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। मतलब इनकम्प्लीट का मतलब कौन होगा, ये होगा आपका ट्रैकिया। जो ट्रैकिया में जो क्या होते हैं, सी शेप के होते हैं, याद रखना आप लोग, सी शेप के होते हैं। तो ये इनकम्प्लीट रिंग है, ये क्यों हो गया। उसके बाद आ जाते हैं एस में जो रिलैक्स एंड गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ड्यूरिंग एक्सप्रेशन। तो एक बात आपको बता दूं, एक्सप्रेशन जब होता है ना, सांस जब छोड़ते हैं ना, तो अपने ओरिजिनल शेप में पहुंच जाते हैं। समझ में आ रही बात ना। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि होगा टी होगा, कि मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मींस ऊपर की ओर, ऊपर की ओर और बाहर की ओर जो है रिब केज पहुंचते हैं। कब, जब हम लोग इस सांस को अंदर की ओर खींचते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, आपको पता ही होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इन सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज बी इनफ ऑक्सीजन कैन डिफ्यूज। तो यहाँ पे बता दूं आपको, सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे एमीबा ही होगा, जैसा आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है। एमीबा या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात कर सकते हैं। डिफ्यूज थ्रू द आउटर सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, अपने सेल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो वो नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं, बट लार्जर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर मोर ऑक्सीजन देन डिफ्यूजन अलोंग can supply. Insect have small hole called Q in their body covering. ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्पाइकल्स बोल दिया। These connect to form tube-like structure called trachea. याद रखना आप लोग ट्रैकिया, क्योंकि इंसेक्ट जो करते हैं रेस्पिरेशन, उसका नाम होगा ट्रैकियल रेस्पिरेशन। याद रखना आप लोग ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। That lead directly to the respiratory tissue, more active and larger organism। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि उससे बड़े जो एनिमल्स वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, तो वो करते हैं may have specialized एक्सचेंज सर्फेसिस, मींस स्पेशलाइज ऑर्गन होंगे, स्पेशलाइज गैस को अपने एक्सचेंज सरफेस से जो लेंगे। सच एनिमल्स सच एज एस फाउंड इन फिश। तो फिश बोल ही दिया है तो गिल्स भी बोल ही देना चाहिए था आपको। यहाँ पे बात हो रही है ना, एमीबा का, दूसरा हो गया स्पाइरकस, तीसरा हो गया ट्रैकिया और चौथा हो गया आपका क्या हो गया, गिल्स हो गया। तो ऑप्शन आप लोग देख लो, मैं ऑप्शन तो बताऊंगा नहीं। माय डियर स्टूडेंट, आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस मिस 20 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया। माय डियर स्टूडेंट, एक एक दिन करके मेरा वीडियो आता रहेगा, हर टॉपिक के बाद आपके एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर लेके आता रहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ही है आप लोगों को आगे बढ़ाना, आपको सिखाना, आपको पढ़ाना। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे आप तो कैसे आगे बढ़ोगे आप, है ना। समझ में आ रही बात ना। तो मैं आपको सारी मीन्स पूरे कंटेंट्स में लेकर आ रहा हूं मैं, आप लोग इसको देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैसेज को पास करते रहिए, है ना। थोड़ा सा बेल बटन को दबा दीजिएगा, कब, जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे तो मेरे तक मैसेज नहीं पहुंचेगा, मुझे लगेगा कि मैं फालतू में मीन्स टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।